बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। मैं हूं जी इस वक्त लाहौर में बैठा, और लाहौर में हमारे सीनियर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इमरान मसूद चौधरी साहब। उनके मैं ऑफिस में हूं, और ये पाकिस्तान में जितनी लिटिगेशन के मैटर्स हैं, जितने सिविल मैटर्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी जितने भी पाकिस्तान कॉर्पोरेट लॉज हैं उनको डील करते हैं। और लेकिन आज जो इनके साथ मेरा सेशन है, जो मैं इनके साथ आज बात करूंगा, वो है जी ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके कौन से इश्यूज हैं। जो सबसे मेजर इशू जो है, जो सबसे अहम पॉइंट है, वो है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं। पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी अगर बाय करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जो है मुश्किल का वो शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके साथ वो हम उनसे जो बात करेंगे कि वो अपनी लोग प्रॉपर्टीज को पाकिस्तान में चेक कर सकें कि जी कि उनके साथ फ्रॉड ना हो। लेट्स से अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? क्या वो पाकिस्तान में जाके अपनी लिटिगेशन जो है वो साल जो है पाकिस्तान में वो डील करें, या वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपने मामला का हल कर सकें? इसके अलावा डिवोर्स जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, वो बहुत बड़ा इशू है। बहुत से केसेस में स्पाउस केसेस, खासकर जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जब वो शादी करते हैं पाकिस्तान में, फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, समटाइम उनकी जो मिसेज हैं या जो उनके हस्बैंड हैं, उनको डिवोर्स जो है उन्होंने ली होती है या उन्होंने लेनी होती है। चूंकि इमिग्रेशन लॉज में डिवोर्स सर्टिफिकेट का लगाना जो है वो लाजमी होता है, अदरवाइज आपकी रिफ्यूजल आती है। सेकंड, बहुत से केसेस में जो है बच्चे होते हैं, क्या वो बच्चे जो हैं उनकी गार्डियन जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है? इसके अलावा और भी बहुत से मैटर्स हैं। आपकी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो फंसी होती हैं, ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैटर्स में जो है बहुत से इश्यूज हैं। सो आज जो है इन्हीं तमाम मैटर्स के ऊपर हम बात करेंगे सीनियर कानूनदान पाकिस्तान से चौधरी इमरान मसूद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जब वो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें तो वो लालच में ना आए। अच्छा, उनको ये चाहिए कि उस प्रॉपर्टी जहाँ कहीं भी वो लेना चाहते हैं, जिस स्कीम में लेना चाहते हैं, जिस सिटी में लेना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाएं। उसमें ये देखें कि जो भी सेलर है, अगर तो वो कोई कंपनी है तो उसकी पोजीशन क्या है, आया वो कोई साउंड पार्टी है, उसका माजी जो है वो कोई दागदार तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये देखें कि आया जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ वो इस वक्त ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें सिक्योर करके फिर उन्हें प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करनी चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि वैसे भी जो साउंड स्कीम्स हैं वहाँ ओवरसीज को अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक अच्छी चॉइस होगी कि अगर वो किसी वकील से अपना कोई उस प्रॉपर्टी के मतलब को ओपिनियन ले लें, वो ये देख लें कि आया जो सेलर है वो उसका मालिक है या नहीं है, आया इस वक्त कोई लिटिगेशन पेंडिंग है या नहीं है। ये अगर किसी वकील की ओपिनियन ले लेंगे तो बेहतर हो जाए। पहले बैटल यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, अगर आपके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो जैसे चौधरी साहब ने कहा जी कि आप बेटर यही है कि पहले एक लीगल ओपिनियन जो है वो ले लिया करें कि जी कि क्या इस प्रॉपर्टी की कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, या इसकी जो केसेस हैं, या वो मतलब एक ओवरऑल जो है वो आप एक ओपिनियन अपनी बना के देंगे, ताकि जो बायर जो है वो सेफ अपने आप को बेहतर पोजीशन। अच्छा, चलिए, अगर इसी को हम फर्दर ले जाते हैं, उसने अब डिसाइड कर लिया कि जी कि ये सारा जेन्युइन है, एवरीथिंग परफेक्ट है, नाउ आई एम रेडी टू बाय अ प्रॉपर्टी, उसको फिर क्या करना चाहिए? जब आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आपको सबसे पहली अटेम्प्ट ये करनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि बजरिया अटॉर्नी आप प्रॉपर्टी ना परचेज करें। अच्छा, आप डायरेक्ट बाय जो सेलर है उससे डायरेक्टली प्रॉपर्टी जो है ना वो परचेज करें, बजरिया अटॉर्नी आप ना करें। ये मैं समझता हूँ कि जरूर। अच्छा, अभी हमारे जो बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, स्पेशली जो यूके में रहती हैं, चूंकि मैं चूंकि यूके में मेरा ऑफिस है बारी लॉ एसोसिएट, तो ऑब्वियसली आप एसोसिएट भी हैं, आपके साथ हम मिलके पाकिस्तान की लिटिगेशन के हवाले से हम काम भी कर रहे हैं। जो केसेस हैं पाकिस्तान के, वो यही इमरान मसूद साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यही सारा आप ही डील करते हैं।
अगर प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा हो जाता है, किसी ने रेंट आउट किया, वो कब्जा हो गया, पिछले दिनों तो था कि जी ओवरसीज कोर्ट्स बनेंगी, ये होगा वो होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। अभी उसमें आप देखने वालों को क्या कहेंगे? नहीं, वो कोर्ट तो बन गई है, ठीक है, लेकिन अभी एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा ये है कि अभी उनकी अपना जो जुरिडिक्शनल एरिया है वो बहुत वसी है, तो जितना एडवांटेज वो अपना लोगों को मिलना चाहिए वो शायद अभी ना मिल रहा हो, लेकिन वो कोर्ट तो बन गई है, जजेस जो है वो नॉमिनेट जो है वो हो गए हुए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ऑपरेशनल है। दूसरा ये है कि जी उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो एक सिविल लिटिगेशन है, एक हमारे यहाँ एक कानून है इलीगल डिस्पोजेशन है, उसमें जरा डिस्पोजल जो है वो क्विकली हो जाती है, तो उसमें अगर कोई किसी बंदा किसी को डिस्कस करता है तो अगर वो उस कानून के तहत रेमेडी अवेल करता है तो उसके लिए उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली कितना का टाइम आजकल लग रहा है जी ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा हो जाए तो? टाइम फ्रेम देना तो मुश्किल है ये, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि जी अपना जिस कोर्ट में भी आप जाते हैं उसमें लॉर्ड ऑफ वर्क की क्या पोजीशन है, फिर अपना आया जो आपका ओपोनेंट है वो किस हद तक मामला को डिले करने की कोशिश कर रहा है, फिर आपके अपने वकील जो हैं वो किस हद तक मेरा मतलब एक्टिव है, वो कितना टाइम दे रहे हैं, वो आया हर डेट ऑफ हियरिंग जो भी है उस पर जाते हैं नहीं जाते, तो वो किस हद तक परसू कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो टाइम फ्रेम देना तो मुश्किल है। और फिर वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जल्दी जिनकी डिस्पोजल जल्दी भी हो जाती है। बहुत से लोग जो हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि मैं यूके में मैंने देखा है कि जी के वो डेली जो है वो या वो 6 मंथ के लिए या आपको महीनों के लिए पाकिस्तान में आके बड़ा रहना उनके लिए मुश्किल है। एक तो मैं यहाँ पे मैं देखने वालों को बताता जाऊँ कि हम लोग जो मैं चूँकि बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें पाकिस्तान में लिटिगेशन के हवाले से, पाकिस्तान में जो भी आपके केसेस हैं उसके हवाले से, आप हमारी फर्म को जो है यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हमारी फर्म जो है वो थ्रू एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी जो फर्म है इमरान मसूद साहब जो हमारे एसोसिएट हैं वो उनको एंगेज करेंगे, और उसके बाद जो आपकी लिटिगेशन के जो मैटर्स हैं उस प्रॉपर्टी के खासकर जो है उसको डील करेंगे। जो साहब ये जो डिवोर्स मैटर है इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नादरा का इशू किया हुआ है, सेम इसी तरह जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो भी इनके नादरा के इशू किए हुए हैं। अगर कोई डिवोर्स लेना चाहे तो उस पर एक तो एवरेज टाइम का हमें बताइए कि कितना का टाइम लग जाता है, फिर सेकंड ये है कि इसका क्या प्रोसेस होता है कि अगर किसी को डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना होता है। डिवोर्स की डिफरेंट काइंड्स हैं, तो जनरली आजकल जो अपना डिवोर्स अपना ली जाती है वो ऑन दी बेसिस ऑफ खुला है, ठीक है, तो ये तकरीबन 3-4 माह में अपना आप कोर्ट की डिग्री जो है वो ले लेते हैं, एवरेज 3 से 4 महीने तकरीबन हो जाता है, अगर मैं एज सच कोई एक्सेप्शन केस ना बन जाए। तो उसके बाद ये है कि आप अपना कंसर्न यूनियन काउंसिल में उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 90 डेज में वहां से आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। ये जो 90 डेज है ये पहले 3 से 4 माह के बाद 90 डेज पे स्टार्ट होता है, ये एक तरह का रिकंसिलिएशन जिसको कहते हैं कि जी अगर आपको सुलह करना चाहे रिकंसिलिएशन भी हो सकती है, तो इसलिए वो 90 डेज रखे जाते हैं ना, क्योंकि होता ये है कि वो अपना जब आप जाते हैं यूनियन काउंसिल में तो वो अपना नोटिस भेजते हैं दोनों पार्टीज को कि अगर आप रिकंसाइल करना चाहें तो कर लें, अगर वो रिकंसिलिएशन फेल हो जाती है तो वो वैसे तो 90 डेज से पहले भी दे सकते हैं, पहले भी हो मैक्सिमम 9, और उसके बाद फिर वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा, वो दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, वो जहाँ कहीं आपको प्रोड्यूस करना यू कैन सबमिट। अच्छा, इसी में ये है कि अगर किसी के बच्चे हैं, जैसे किसी बहन का मेरी का सवाल आया हुआ था, उनका था, बल्कि इसी आपका यहाँ पे फायदा उठाते हुए मैं पूछता चलूँ, किसी मेरी सिस्टर का फोन था, उन्होंने कहा जी कि वो उनके हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं पाकिस्तान में, वो डिवोर्स उनकी हो चुकी हुई है, वो पिछले कोई 4-5 ईयर्स से जो है वो यूके में हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके वो इस वक्त जो थे वो उनके इन लॉज के पास ही रहते हैं। तो अब बच्चों की आप देखिए कि लुक आफ्टर भी अच्छी नहीं हो रही, वो चूंकि खुद वो वहीं पे रहती हैं, वो चाहती हैं कि वो बच्चों को यूके में वो ले जाएं और अपने बच्चों को वहाँ पे साथ में रखें। अब यहाँ पे जो लिटिगेशन है वो भी बड़ी लंबी हो रही है, जो दोनों पार्टीज के वकील हैं वो समझ से बाहर है कि किस तरीके से जो है वो कोई 2, 2.5, 3 साल से वो केस चल रहा है और सो फार जो है कोई इसका रिजल्ट भी नहीं है।
तो इस बारे में बताइए कि ये क्यों, नंबर एक तो क्यों ऐसे है कि इस तरह की क्यों सिचुएशन है? क्या पाकिस्तानी कोर्ट्स में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है कि जी के ना फादर यहाँ पे है और ना ही माँ यहाँ पे है, तो बच्चे जो है वो 2-2.5 साल से जो है वो अदालती इस चक्कर में है कि फैसला नहीं हो पा रहा? नहीं, इसमें तो ये इतना सिंपल नहीं है प्रोपोजिशन जो है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें इसमें कंसिडर होती हैं। बच्चों की एज, फिर जेंडर बच्चों का, और लेकिन जो मेन कंसर्न होता है कोर्ट का, उसने देखना ये होता है बच्चों की वेलफेयर को, कि बच्चों के लिए बेहतर क्या है, आया मदर है, फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स है। तो वैसे तो पेरेंट्स जो है वो नेचुरल गार्डियन है, लेकिन उसमें फिर कई चीज़ें आ जाती हैं कि आया फादर या मदर में से किसी ने सेकंड मैरिज तो नहीं कर ली, उसका स्टेटस क्या है, बच्चों की वेलफेयर है, एज है। तो ये चूँकि काफ़ी टची मामला है, दोनों पार्टीज़ के वकील भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो टाइम तो बाज़ का लग जाता है, लेकिन उसमें मुलाकात तो वो करवा देते हैं। मेरा मतलब है मदर या फादर जो भी सूरत हाल हो, इसमें तो कोई असर नहीं। लेकिन ये क्या ऑब्वियसली बच्चों की जो चाइल्ड वेलफेयर है वो कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट की जिम्मेदारी। तो क्या इस तरह के केसेस में, खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके इस तरह के बड़े इश्यूज हैं कि बहुत सी जो ख़वातीन होती हैं उनका कोई 1-2 बच्चे होते हैं यहाँ पे, वो चाह रही होती हैं कि उनको यहाँ से वो बाहर लेके चले जाएँ। वो ऑब्वियसली एक अच्छी सोसाइटी है या वहाँ पे उनके चूँकि पेरेंट्स रह रहे हैं, क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि इस तरह के केसेस को थोड़ा स्पीडी किया जा सके? नहीं, ये तो खैर कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी देखें ना कि आप फर्ज करें जी मदर या फादर दोनों में से एक कह रहा है कि जी बच्चे यहाँ रहें, दूसरे कह रहे हैं कि जी बच्चे जो है वो बाहर चले गए। अब बच्चे भी माइनर है। अब वैसे तो मेरा मतलब है फादर का भी राइट है कि वो बच्चों को मिल सके, ऑन दी अदर साइड अपना मदर का भी यही राइट है। तो कोर्ट फिर इन चीज़ों को बात का कंसिडर करती है कि ये इसका क्या हल निकाला जाए। अब बच्चे एक दफ़ा फर्ज करे बाहर चले गए, मदर ले गई या फादर ले गए, जो भी ले गए, तो उसके बाद अगर वो यहाँ आते ही नहीं है तो फिर मतलब जो यहाँ पे हैं वो फादर है या मदर है, फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी कोर्ट ने कंसिडर करना होता है। फिर बच्चों की, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये वेलफेयर है, फिर उनकी एज है। ये पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स जो हैं वो कोई मदर या फादर बाहर हैं, दूसरे जो है उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान में है, उनमें तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो लोकली होते हैं उनमें भी थोड़ा सा इशू तो होता है, लेकिन फिर चूंकि वो दोनों भी यहाँ पे होते हैं, वो किसी न किसी एक जो है उनको कस्टडी मिल जाती है उनकी। जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के स्पेशली जो इश्यूज हैं, ऑब्वियसली ये जो ट्रेड से रिलेटेड लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उनके जो इश्यूज हैं उसके हवाले से जो है ये चोई साहब बता रहे थे अभी के जी के इनका चेंबर जो है यहाँ पे लाहौर से ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये बाकी सिटीज़ में जो है इनके बाकी तमाम सिटीज़ में, पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ में जो है इनके एसोसिएट्स जो हैं वो यहाँ काम करते हैं। लेकिन जो बैकअप है इनका, वो हेड ऑफिस जो है वो इनका लाहौर से माल रोड पे सादक प्लाजा है जी, माल रोड जो है लाहौर हाई कोर्ट के पास सादक प्लाजा, वहाँ से इनका जो ऑपरेशन सिस्टम है, जो मेन जिसको डील करते हैं वो यहीं से करते हैं। चौधरी साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, उनके जो पाकिस्तान में जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो, तो उनको यहाँ पे 4% जो है, 4% जो है वो टैक्स देना पड़ता है। ये मुख्तलिफ किस्म के गेन टैक्स हैं और काफ़ी जो आए हुए हैं, तो वो चूंकि नॉन फाइलर होते हैं, उनके बारे में काइंडली गाइड कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए कि वो अपनी ये जो इस तरह के एक्स्ट्रा जो उनके 4% है या बाकी जो है, वो एक तो उसको सेव कर सकें, उनकी अपनी थोड़ा बचत कर सकें वो, और ये टैक्स फाइलर वो बन सकें। इस बारे में थोड़ा देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइलर बने, यानी वो इनकम टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोग इनकम टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिनको आप अदर वर्ड्स में फाइलर कहते हैं, तो उनको इंसेंटिव देती है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते यानी फाइलर नहीं बनते, उनको थोड़ा सा पिनलाइज करती है। तो जो लोग फाइलर बन गए उनसे टैक्स रेट जो है वो उनका कम है, और जो नॉन फाइलर है उनका टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फाइलर बनने में लोगों का फ़ायदा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उनको फाइलर बनना चाहिए, उसमें उनका बेनिफिट है। और जो लोग बाहर रहते हैं वो भी एज ए नॉन रेजिडेंट यहाँ फाइलर बन के टैक्सेस के बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है जी, कि एज अ नॉन फाइलर जो है, जो नहीं, नॉन रेजिडेंट, एज ए नॉन रेजिडेंट यहाँ पे वो टैक्स फाइलर बन जाएंगे और उनको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, इसी पॉइंट से रिलेटेड जो है, क्या जो नॉन रेजिडेंट हैं जो यहाँ पे नहीं रहते, क्या उनको यहाँ पे आना पड़ेगा टैक्स फाइलर बनने के लिए, या आपकी फर्म जो है इसको रिमोटली डील कर सकती है? उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी होगी वो जाहिर है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे तो हो सकता है। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है जी कि अगर जो नॉन रेजिडेंट हैं या जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, यूके में है या दुनिया में किसी भी जगह पे हैं, अगर आप यूरोप में हैं या किसी भी जगह पे आप रहते हैं और आप पाकिस्तान में टैक्स फाइलर बनना चाहते हैं, सो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, और जो आपके इससे रिलेटेड मैसेजेस होंगे वो हमारी फर्म से जो है पाकिस्तानी जो हमारे एसोसिएट हैं उनको वो सारे जो मैसेज आपके सेंड हो जाएंगे। और अगर आप इनबॉक्स करना चाहें या आप राब्ता करना चाहें तो फिर वो जो ईमेल एड्रेस ऊपर आता है info@barilawsassociates.com जो है, आप वहाँ पे भी राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है राब्ता करने वाला जो है वो वहाँ पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, जो www.barilawsassociates.com के ऊपर है। तो चौधरी साहब, आखिरी सवाल कह लीजिए या एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, देखने वालों को बताइए जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनको लीगल केसेस के हवाले से क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो चूँकि परेशान रहती हैं ये कौम, वैसे ही हम लोग परेशान सी कौम है पाकिस्तानी, तो वो केसेस के हवाले से उनके माइंड में ये है कि जी हमें पाकिस्तान में जस्टिस नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, केसेस चलेंगे, पता नहीं जो है वो कहते हैं जी कि वकील ना करो जज कर लो। तो ये क्या बात दुरुस्त है, या केसेस इंसाफ भी मिलता है, केसेस भी होते हैं, और लोगों को आप ये कहेंगे कि आप बिल्कुल आप राब्ता करें, केसेस फाइल करवाएं और जस्टिस की तरफ जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, वकील भी हैं, इंसाफ भी मिलता है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इंसाफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होता है। ठीक है कि मैं शायद मेरा मतलब अच्छा ना हो, लेकिन इनफैक्ट ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं है। हाँ, लोड ऑफ वर्क की वजह से या कुछ हमारा ऐसा सिस्टम ऐसा है कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, डिले ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप हक पे हैं तो केसेस आपके हक में डिसाइड होते हैं। डिले हो सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि लोड ऑफ वर्क केसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान नसूर साहब आपके टाइम देने का। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि इंसाफ जो है वो चाहे मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास ऑप्शंस है कोई नहीं। अगर आपने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करनी है, या आपने टैक्स फाइल करना है, या आपने इस किस्म के आपकी लिटिगेशन है या डिवोर्स मैटर्स हैं, तो ये सोच के कि जी कि हमें वहाँ पे जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। अगर आप स्पाउस वीज़े की तरफ जाते हैं या आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो अल्टीमेटली आपको थ्रू वकील ही आपको जो है वो आगे आना पड़ेगा। और मुझसे मिलना चाहें तो मैं ब्रैडफर्ड में होता हूं जी, ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है। और अगर आप फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहें या आप फेस टाइम पे या वीडियो कॉल पे हमसे रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। हमारा ऑफिस जो है वो अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करता है। और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।